नमस्कार दोस्तों। आपको पता है ये दुनिया कौन चलाता है? भगवान? नहीं। फिर नेता? नहीं। जनता? लोकतंत्र में? नहीं। फिर कौन चलाता है? उद्योगपति? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर कौन चलाता है? ये दुनिया जिद्दी लोग चलाते हैं। जिद्दी लोग ही इस तरीके का कार्य कर जाते हैं जो अन्य लोग सोच ही नहीं पाते हैं। जिद्दी लोग। आपने जिस राह को चुना है वो एक जिद है। क्या बनने की? आईएएस बनने की। क्यों बनना है? बदलना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं। पैसे कमाना मुख्य उद्देश्य नहीं है, कुछ अलग करना मुख्य उद्देश्य है। कुछ अलग करना है इस समाज के लिए, देश के लिए, राज्य के लिए, अपने परिवार के लिए, है ना? तो ये उद्देश्य है। और यही दुनिया में भले ही अलग अलग जगहों पे अलग अलग पद दिए जाते हों या बोले जाते हों, लेकिन इन पदों पे पहुंचने वाले अधिकांश लोग जिद्दी लोग होते हैं। यदि मैं कहूं कि ये जो उद्योगपति हैं या जो ये राजनेता हैं या जो प्रशासनिक अधिकारी हैं या न्याय व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं, कोई भी जो ऊपरी पदों पे विराजमान है, उन्होंने जिद करी है। उन्होंने यदि जिद नहीं करी है तो वो उस पद पर नहीं पहुंचेंगे। चाहे वो अपने क्षेत्र में कोई भी किसी भी क्षेत्र में आगे हो, ये ध्यान रखिएगा, जिद करने वाले लोग ही दुनिया बदलते हैं। तो आपको भी जिद करना होगा। किससे? किसी और से नहीं, खुद से। पढ़ने के लिए पढ़ना है मुझे, हर हाल में देखना है मुझे, ये करना ही है आज मुझे, छोड़ना नहीं है। नींद आ रही है, कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद सो लूँगा, ये तो ख़त्म करके लूँ। तो वो जब ख़त्म करने लगेंगे ना, जो टास्क दिया है वो ख़त्म करने लगेंगे, तो आप देखोगे कि आप अपने लक्ष्य की ओर कदम दर कदम आगे बढ़ते जा रहे हो। तो जिद करो, है ना? जिद्दी बनो। जैसे आज यदि पुतिन बहुत जिद कर लेते हैं तो ये पूरी दुनिया में तबाही ले आएगी, है ना? ये पूरी दुनिया में तबाही ले आएगी यदि पुतिन जिद करते हैं। पुतिन मोबिलाइज मोर ट्रूप्स, सेज न्यूक्लियर थ्रेट नॉट ए ब्लफ। 3 लाख अतिरिक्त सैनिक, जो रिजर्व सैनिक हैं पुतिन के पास, रसिया के पास, उसे लगाने की बात कर रहे हैं। अब जिन क्षेत्रों को उन्होंने जीता है या जिन क्षेत्रों पर कब्जा किया है यूक्रेन के, उन पर मतदान कराने की बात कर रहे हैं, जनमत संग्रह की बात करा रहे हैं। मतलब एक आदमी की जिद दुनिया का नक्शा बदल सकती है। ये जो क्षेत्र है यहाँ का नक्शा बदल सकती है। तो ये समझो कि जब एक आदमी की जिद इस क्षेत्र का नक्शा बदल देगी, तो क्या आप एक जिला नहीं बदल पाओगे? बदल सकते हो। जिद करो, है ना? जिद करो और बदल सकते हो आप आसानी से। ठीक है? तो यहाँ पे 2 चीज़ें देखनी है आपको कि रसिया ने यूक्रेन पे कब्जा किया। अब यूक्रेन पे कब्जा तो किया, लेकिन यूक्रेन की स्थिति क्या है, अवस्थिति क्या है, ये आपको देखना है। इसके पश्चिम में, पूरब में क्या है, पूरब में क्या है, पश्चिम में क्या है, उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, ये आपको एक तरीके से इसका मैप जान के नोट डाउन करना है। यहाँ पे सैटेलाइट इमेज दिख रही है, तो यहाँ से आप देख सकते हो। तो ये एक तरीके से पूरब से उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरा का पूरा क्षेत्र, या ऐसे कहें कि पूर्वी क्षेत्र, जो पूर्वी पट्टी है, वो उस पर पूरा कब्जा कर लिया रूस ने, है ना? अब आपको मैप में देखना है ये। आप अपना मैप निकालिए और उस मैप में देखिए कि किस तरीके से देश की भौगोलिक स्थिति बदल जाएगी और इसमें क्या क्या बदलाव आ जाएंगे, है ना?
तो ये आपको देखना है। साथ ही साथ ये देखना है कि यहाँ पे कहा है न्यूक्लियर थ्रेट नॉट ए ब्लफ, है ना। मतलब उन्होंने कहा है कि यदि यूरोप कहता है कि हम दोनों एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, यूरोप भी कह रहा है कि रसिया ये कह रहा है और रसिया कह रहा है कि आप न्यूक्लियर वार की धमकी दे रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे पे वो लगा रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं पेज नंबर 9 पर। पेज नंबर 9 पे है, पेज नंबर 9 पे क्या है, और रिस्क न्यू स्टेटस को। ये जो चीन वाला मुद्दा है, ये रिस्की न्यू स्टेटस को यहाँ पे बताया गया है कि जो जस का तस रखने की बात की गई है, ये रिस्की है, या चूंकि चीन को कोई भी अच्छे नज़रों से नहीं देखता, अच्छी नज़रों से उसे नहीं देखता कि उसकी नीतियां बुरी रही हैं, है ना। अच्छी नज़रों से नहीं देखता या फेथ नहीं करता इस पे, चीन पे कोई भी फेथ नहीं करना चाहता, क्योंकि वो कहता कुछ है और करता कुछ है। तो हमें ये चीज़ें देखनी होगी कि हमने स्टेटस को तो बना लिया, लेकिन क्या वो इस पे कायम रहेगा। दूसरा, यहाँ पे तो आईआर का मामला एक हो गया, है ना, भारत चीन संबंधों पे। दूसरा ये है कि यदि हम ज्योग्राफिकल दृष्टिकोण से देखें तो वहाँ का क्षेत्र जहाँ पे पेट्रोलिंग पॉइंट 15 है अभी, वहाँ का क्षेत्र कैसा है और वहाँ आसपास कुछ विशेष है, तो उसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद है रूल्स फॉर आइडेंटिफाइंग क्रिमिनल्स। ये टेक्स्ट एंड कॉन्सेप्ट्स में है, एक्सप्लेनर है। रूल्स फॉर आइडेंटिफाइंग क्रिमिनल्स, आपने सुना होगा कि कुछ दिन पहले एनसीआरबी ने कहा था कि हम जो बायोलॉजिकल डाटा लेंगे, है ना, बायोलॉजिकल डाटा लेंगे, और इस पर काफ़ी बवाल मचा था, जैसे फिजिकल एंड बायोलॉजिकल सैंपल, और ये जो है 75 साल तक जमा रहेगा। इसी पे बात की गई है, इसी पे पूरा का पूरा डिटेलिंग है इसमें, है ना। तो आप इसे पढ़ें और समझें कि क्या इससे किस तरीके का मामला हो सकता है, क्यों इस पे चिंताएं जता जा रही हैं, इसका कंसर्न्स क्या हैं, है ना। तो ये आपको देखना है। और उसके बाद यहाँ पे मतलब सामान्यतः मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसमें चिंता ये जताई जा रही है कि इसका गलत दुरुपयोग हो सकता है। पर एक तरीके से ये देखें कि दुरुपयोग कैसे हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति, यहाँ पे इसके बहुत अच्छे प्रयोग हैं, जैसे कोई व्यक्ति केरल में कोई क्राइम करता है, केरला में कोई क्राइम करता है और वो भाग के दिल्ली आ जाता है। केरला में क्राइम करा था, इसका बायोमेट्रिक लिया गया, लेकिन वहीं पे है। अब ये दिल्ली आ गया और दिल्ली में एक फेक आइडेंटिटी के साथ रह रहा है ना। यहाँ पे भी इसने एक क्राइम किया और ये फिर भाग के असम चला गया, है ना, असम चला गया, वहाँ पे फिर इसने क्राइम किया और फिर भाग के ये अंडमान निकोबार चला गया, वहाँ पे क्राइम किया और फिर भाग के उड़ीसा चला गया। अब ये समझो कि यहाँ पे हर स्टेट अलग अलग इसका आईडी रखेंगे, लेकिन एनसीआरबी यदि हो जाए, एनसीआरबी का डाटा वो हो मिल जाए, या एक ऐसी एजेंसी बन जाए हमारे पास जो कि एक ही जगह पे डाटा रखती हो, जैसे एनसीआरबी ने यहाँ पे डाटा रख लिया। अब वो भारत के किसी भी राज्य में, किसी भी स्टेट में क्राइम करे, यदि पहली बार क्राइम यहाँ करता है तो इसका डाटा यहाँ पे आ गया। यदि दूसरी बार क्राइम यहाँ करता है तो इसका बायोलॉजिकल डाटा भी इससे मैच कर जाएगा। जैसे ही उस सर्वर में उसका डाटा डाला जाएगा वो मैच कर जाएगा, तो कोर्ट को यह तय करना बहुत आसान हो जाएगा कि यह जो है रिपीट करने वाला अपराधी है ना।
यह आपराधिक मनोवृत्ति का है ही ये इंसान, इससे गलती नहीं हुई है, यह आपराधिक मनोवृत्ति का ही है ना। तो इस तरीके से इसमें बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, बाकी चीज़ें पढ़ लीजिएगा आप लोग। इसके बाद है व्हाट इज द करंट अप्रोच टू आयुर्वेदा एंड व्हाट नीड टू बी डन। आपने नाम सुना होगा वात पित्त और कफ। जैसे एलोपैथी में जब हम बात करते हैं तो एलोपैथी क्या करती है कि हमारे जो शरीर में संगठन है, ब्लड का संगठन मतलब संरचना है, या यूरिन की संरचना, या जो भी इंटरनल फ्लूइड्स हैं या टिश्यूज़ हैं, उनको चेक करके वो बताता है कि डिजीज़ कौन सी है। ठीक है, उसी प्रकार से जो आयुर्वेद है वो वात पित्त और कफ पे बात करता है। वात वायु, पित्त जो हमारा एसिड वाला मामला होता है वो, है ना, और कफ जो हमारे गले में बलगम खांसी इस तरीके की चीज़ें होती, तो वो तीनों को देखता है, तीनों के बैलेंस को देखता है। आयुर्वेदा में कहा गया कि जब ये तीनों बैलेंस में होते हैं तो शरीर स्वस्थ होता है। लेकिन इनमें से किसी का भी बैलेंस बिगड़ा, यदि बैलेंस बिगड़ता है तो हम बीमार हो जाते हैं, है ना। तो किसी का भी बैलेंस बिगड़ा तो हम बीमार हो जाते हैं और इसके लिए हमें उपचार की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जैसे वात हो जाता है तो दर्द, बहुत सारे दर्द हो जाते हैं। पित्त हो जाता है तो उसके गुस्सा बहुत आता है या हमेशा ब्लड प्रेशर, इस तरीके की बातें होती हैं। कफ होता है तो हमेशा सर्दी खांसी बुखार इस तरीके की चीज़ें होती रहती हैं। तो इसको बैलेंस करने के लिए या क्या इसका अप्रोच है, इसके बारे में यहाँ बताया गया है। ठीक है, इसके बाद है विथ 19,500 करोड़ PLI प्लान्स सनशाइन ऑन सोलर एनर्जी, सोलर सेल्स यूनिट। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये देखना है 90,500 का प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव प्लान है ना। तो पहले तो आपको ये देखना है कि PLI स्कीम क्या है, किन किन क्षेत्रों में, 13 क्षेत्रों में दी जाती है, इसके बारे में देख लेना है। अब यहाँ पे सोलर, हम ISA के भी मेंबर हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के भी मेंबर हैं। तो ISA क्षेत्र में या सोलर सेल यूनिट्स के क्षेत्र में 19,500 करोड़ का PLI बनाया गया है। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, किन क्षेत्रों को फ़ायदा होगा, है ना, तो इसे आपको देख लेना है। इसके बाद है कैबिनेट अप्रूव्स यूनिफॉर्म 50% सपोर्ट फॉर चिप डिस्प्ले यूनिट, है ना। यहाँ पे आप देखिए कि जो कैबिनेट है वो अप्रूव कर रहा है किसके लिए, चिप एंड डिस्प्ले यूनिट्स के लिए, है ना। हम जानते हैं कि आज भी हम इस दोनों को आयात करते हैं, ताइवान से, चीन से, अमेरिका से, जहाँ से भी आयात करते हैं। यदि इसको सपोर्ट दिया जाए, इस क्षेत्र को सपोर्ट दिया जाए तो भारत में लगाए जा सकते हैं इसके कारखाने। जैसा कि अभी वेदांता ग्रुप ने ताइवान की एक कंपनी के साथ अहमदाबाद में लगाया है ना। तो इस क्षेत्र के लिए हम लोगों ने 76,000 करोड़ का सपोर्ट सिस्टम रखा है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है, जाहिर सी बात है कि इससे नौकरियां, बेरोजगारी दूर होने में मददगार साबित होंगी ये। इसके बाद है रिसेशन अनलाइकली टू हिट इंडिया, है ना। जो मंदी है जिसकी चर्चा बार बार की जा रही है वो सामान्यतः इंडिया को बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पहुंचाएगी, है ना। रिसेशन अनलाइकली टू हिट इंडिया एज इट्स नॉट सो कपल्ड विथ ग्लोबल इकोनॉमी। जैसे वैश्विक अर्थव्यवस्था पे असर पड़ेगा वैसा भारत पे असर नहीं पड़ेगा। यह स्टैंडर्ड एंड पूअर रेटिंग एजेंसी है, उसने ये दावा किया है। ठीक है, तो क्यों नहीं पड़ेगा भारत पे मंदी का प्रभाव, इसके बारे में आपको थोड़ा सा सोचना है और इस पर लिख सकें तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आज के लिए इतना ही।